हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग 2026 जुलाई 15 का आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे हम लोग के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंस ये आर्टिकल के थ्रू हम लोग पॉइंट बाहर कर सकते हैं। ये वीडियो आपका सीएपीएफ और सिविल सर्विस दोनों के लिए यूजफुल है। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। Acid ingestion include the Amendment Act central to Supreme Court। ये आर्टिकल राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में हुए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि एसिड अटैक विक्टिम की अब जो डेफिनेशन है वो बढ़ा कर दिया गया है। पहले ये लॉ में सिर्फ एसिड थ्रोइंग विक्टिम में ही आते थे, जो अब इसमें आपका फोर्सेबल और इंजेक्शन जैसे एसिड पीने से होने वाले इंटरनल इंजरीज को भी शामिल किया गया है। ये चेंज आपका मई 22 मई 2026 को नोटिफिकेशन में लागू हुआ है। ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि जो इस डेट के पहले विक्टिम जो है वो भी इस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल का यूज करते हुए ये स्टेप लिया है कि ऐसे जो हिनियस क्राइम और घिनौना जो क्राइम है उसके विक्टिम को पूरा न्याय मिल सके। आर्टिकल्स में क्या, ये आपका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ये अमेंडमेंट फोर्सेबल एसिड जो इंजेक्शन का है विक्टिम जो है डिसेबिलिटी को बेनिफिट दिलाने में मदद करेगा और उसके सही कंपनसेशन और सपोर्ट को दिलाने में मदद करेगा। ये बदलाव जस्टिस सिस्टम को और भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। इंडिया यूएस डिफेंस टेक टाई बिग एम्बिशन लिटिल रियलिटी। आर्टिकल का हेडलाइन देख के ही समझ में आ रहा है कि आर्टिकल में क्या बोलना चाह रहा है। तो ये आर्टिकल आपका इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन पर बात कर रहा है। इसमें दोनों देश बड़े अनाउंसमेंट तो करते हैं, लेकिन जो आपका आउटकम इंडस्ट्रियल आउटकम जो है और जेन्युइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत कम देखने को मिलता है। तो DTTI, ICPT और इंडस एक्स जैसे बड़े बड़े इनिशिएटिव तो हो रहे हैं, इंटर्नशिप का शुरुआत तो हो रहा है, पर सिग्निफिकेंट जो कोर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी डिलीवर करने में कामयाब नहीं है। इसका मेन दिक्कत दोनों देशों के अलग सोच का है। इंडिया का जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग टेक ट्रांसफर चाहते हैं, जबकि यूएस जो है अपना स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन जैसे ITAR और अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। इसका बड़ा एग्जांपल GEF 414 जेट इंजन प्रोग्राम का है, जो आपका ट्रिपलिंग कॉस्ट, हेवी इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट की वजह से ये लंबा खींचा जा रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील के बाद भी ये पार्टनरशिप आपका एक बायर और सेलर पार्टनरशिप तक ही रह गया है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? बड़े बड़े वादे करने के बाद भी इंडिया और यूएस के जो डिफेंस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और डाइवर्जेंट इंटरेस्ट के चलते टेक ट्रांसफर में पीछे है। दोनों देश अपने जेन्युइन को प्रोडक्शन के लिए गैपों को भरना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे स्टडी इन टर्बुलेंस। ये आर्टिकल आपका पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विजिट के बारे में है, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का
स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को देखने को मिलता है। पहले ये रिलेशनशिप एक इकोनॉमिक पीपल सेंट्रिक था, अब वो सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। ये कदम इंडिया की एक्टिव पॉलिसी और महासागर विजन को दोनों को सपोर्ट करे ताकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने एक और नया जॉइंट डिक्लेरेशन किया है जिसमें आपका डिफेंस और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को एडॉप्ट किया है, जिसमें आपका मिलिट्री और साइबर सिक्योरिटी दोनों बूस्ट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा और दोनों देश क्रिटिकल मिनरल पर भी कोलैबोरेट करेंगे। वहीं आपका जो न्यूजीलैंड है उसके साथ फॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है जिसमें मरीन टाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन, जिसका अब 2020-30 तक बायलैटरल ट्रेड बढ़ने का टारगेट है। इस आर्टिकल का मेन क्रक्स क्या है? तो ग्लोबल टर्बुलेंस के बाद भी ये पार्टनरशिप इंडिया अपनी स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, सप्लाई चेन भी सिक्योर करना है और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बनाने रखने का मदद करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे डिस्ट्रप्टिव राइज ऑफ इंडियन न्यू पॉलिटिकल जनरेशन। ये आर्टिकल इंडिया के बदलती सियासत और उसमें नए जो यूथ पॉलिटिकल जनरेशन के बढ़ते उसके बारे में बताता है। पहले यंग वोटर्स को सिर्फ टुमारो लीडर कहा जाता था, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स फोर्स में बन चुके हैं। वोटर बिहेवियर और इलेक्टोरल डिस्करेज को बदल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव और ये आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आया है। पुराने हायरकी तरीकों के वजह से के बजाय आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम इकोसिस्टम जैसे मीम, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो ने ले लिया। आज ये यूथ स्क्रिप्टेड भाषाओं को रिजेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी, जो एसेसिबिलिटी और जेन्युइन जो आपका एंगेजमेंट चाहता है। तमिलनाडु में एक एक्टर टर्न जो पॉलिटिशियन है सी जोसेफ विजय जैसे इनका बड़ा एग्जाम्पल। अब यूथ डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए बिना किसी सेंट्रलाइज के लीडरशिप को बड़ी मोबिलाइजेशन मूवमेंट दे सकता है। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या होगा? नए जमाने के यूथ पॉलिटिक्स एपैथी से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट है उससे झुक रहा। जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी और नए डेमोक्रेटिक कल्चर का अपना रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे इंडिया बैन इंपोर्ट ऑफ गुड मेड यूजिंग फोर्स लेबर एमिड पेंडिंग यूएस रो। तो ये आर्टिकल इंडिया के ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट के बारे में है, जो जिसमें गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें फोर्स लेबर से बनने वाले जो गुड्स के इंपोर्ट को बैन किया गया है। ये कदम यूएस के साथ चल रहे ट्रेड टेंशन और एक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बीच उठाया गया है। एक्चुअली आपका जो यूएस उन देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया है का प्लान किया है जिसमें फोर्स लेबर का इंपोर्ट को रोकने में काम कर रहा है। इस बैन के बाद अब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो सस्पेक्ट गुड की इंक्वायरी करेगा और इंडिया इसमें फोर्स लेबर का जो डेफिनेशन अपनाइए। फोर्स लेबर जो आपका एक है
ILO ILO फोर्स लेवर कन्वेंशन 1930 के साथ आपका बिल्कुल अलाइन होता है। पहले इंडिया सिर्फ डोमेस्टिक जो क्रिमिनल लॉ है पर निर्भर था, अब डेडिकेटेड ट्रेड मेजर्स को फ्रेमवर्क में शामिल किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल का मेन क्रक्स क्या होगा? ये नोटिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरा करता है। इससे न कि सिर्फ फोर्स लेबर पर रोक लगाई जा सके, बल्कि यूएस के साथ एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का रास्ता भी साफ हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। SC with SOP for urgent case affecting life liberty। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर जो SOP है पर विचार करता है, ताकि आपका जो सिटीजन का लाइफ और लिबर्टी के जज अर्जेंट मामलों में 24/7 जुडिशियल एसेस मिल सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में एक बेंच पिटीशन पर सुनवाई चल रहा है, जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। इस रिस्पॉन्स जो आपका SOP का जो गोल रिस्पॉन्स है, टाइम को कम करना, जिसमें अर्जेंट मेंशन 1 घंटे के अंदर कोर्ट का एक्शन मिल सकता है। ये सिस्टम लेट नाइट अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, आपका सडन डिमोलिशन जैसे मामलों का इन्वर्सलर हार्म जो रोकने का जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि SOP का जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन साइट तैयार किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में आपका कंक्लूजन यही हो सकता है कि ये इनिशिएटिव यही दर्शाता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को हर वक्त एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट है उसको और पर्सनल लिबर्टी को हनन ना हो सके, और जो जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाई है उसको भी आप सही कर पाएंगे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही थे, और जो जो इम्पोर्टेंट थे उसको डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपका सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल मिलते हैं फिर एक नए आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।